कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेशनल डेवलपमेंट। अब यहाँ पे बात होने जा रहा है हम लोग के नेशन के डेवलपमेंट के बारे में। इफ़ एज वी हैव सीन अबव इंडिविजुअल्स सीक डिफरेंट गोल्स देन देयर नोशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट इज ऑल्सो लाइकली टू बी डिफरेंट। डिस्कस अमंग योर सेल्व्स ऑन वॉट आइडिया शुड डू फॉर डेवलपमेंट। जैसा कि हम लोगों ने ऊपर देखा है कि एक इंडिविजुअल, एक सिंगल पर्सन डिफरेंट गोल की तलाश में हमेशा रहता है, तो उनका नेशनल डेवलपमेंट के ऊपर भी सोच भी कुछ अलग हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। मोस्ट लाइकली यू वुड फाइंड दैट डिफरेंट स्टूडेंट्स इन द क्लास हैव गिवन डिफरेंट आंसर्स टू द अबव क्वेश्चन। In fact, you might yourself think of many different answers and not be too sure of any of these. ज़्यादातर बच्चों ने जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो अलग अलग दिया होगा। जो ऊपर लिखा है, जो क्वेश्चन है कि डिस्कस अमंग योरसेल्फ ऑन व्हाट आइडिया शुड बी डेवलपमेंट फॉर डेवलप। आप अपने में डिस्कस करिए कि इंडिया के लिए क्या डेवलपमेंट होना चाहिए, इंडिया को डेवलपमेंट के लिए क्या करना चाहिए। तो आपने अपने क्लास में देखा होगा कि ज़्यादातर स्टूडेंट ने अलग अलग आंसर दिया होगा ये क्वेश्चन के, और इनफैक्ट आपने खुद ही कुछ अलग आंसर ढूंढा होगा इस क्वेश्चन के ऊपर। It is very important to keep in mind that different persons could have different as well as conflicting notions of a country's development. ये बहुत ज़रूरी है अपने दिमाग में रखना कि डिफरेंट पर्सन्स के डिफरेंट नोशंस हो सकते हैं और साथ ही साथ वो एक दूसरे से कन्फ्लिक्टिंग भी हो सकते हैं कंट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए। However, can all the ideas be considered equally important? Or if there are conflicts, how does one decide? What would be a fair and just path for all? However, क्या इन सब के विचारों को इक्वली इम्पोर्टेंट समान रूप से माना जाना चाहिए, या फिर अगर इन सब में कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो कोई भी इसका डिसीजन कैसे लेगा, कोई इसको कैसे डिसाइड करेगा। तो क्या हो सकता है इसके लिए एक बहुत ही अच्छा पाथ सबके लिए। वी ऑल्सो हैव टू थिंक वेदर देयर इज़ अ बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। Would the idea benefit a large number of people or only a small group? National development means thinking about these questions. हमें ये भी सोचना होगा कि क्या ये एक बेटर वे है चीज़ों को करने का, क्या ये आइडिया बेनिफिट हो रहा है, लाभ दे रहा है एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल को, या फिर एक सिर्फ छोटे ग्रुप को ये बेनिफिट दे रहा है। नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। नेशनल डेवलपमेंट इसी सब क्वेश्चंस के ऊपर थिंक करना नेशनल डेवलपमेंट को कहते हैं। लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। यू माइट आस्क, इफ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स, हाउ कम सम कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड। बिफोर वी कम टू दिस लेट अस कंसीडर अनदर क्वेश्चन। आप ये पूछ सकते हैं कि क्या डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग हो सकता है। कुछ देशों को नॉर्मली कैसे डेवलप्ड कहा जा सकता है और कैसे कुछ देशों को अंडर डेवलप्ड कहा जा सकता है। ये सब सोचने से पहले हमको ये क्वेश्चन ही सोचना पड़ेगा पहले। When we compare different things, they could have similarities as well as differences. Which aspects do we use to compare them? Let us look at students in the class itself. How do we compare different students? They differ in their height, health, talents and interest. The healthiest students may not be the most studious one. The most intelligent student may not be the friendliest one. So how do we compare students? The criterion we may use depends on the purpose of comparison. We use different criterion to choose a sports team, a debate team, a music team or a team to organize a picnic. Still, if for some purpose we have to choose the criterion for the all-round progress of children in the class, how shall we do it? जब हम अलग अलग चीज़ों की कंपेयर करते तो उनमें सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ भी हो सकते हैं। हम उनको कंपेयर करने के लिए किस एस्पेक्ट्स का यूज़ करते हैं, आइए हम अपने क्लास में ही अपने स्टूडेंट्स को देखें। हम डिफरेंट स्टूडेंट्स को कंपेयर कैसे करते हैं। वो डिफरेंट है अपने हाइट, हेल्थ, टैलेंट्स और इंटरेस्ट्स में। सबसे हेल्दी स्टूडेंट सबसे ज़्यादा पढ़ाकू नहीं हो सकता, या सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट सबसे फ्रेंडलीस्ट नहीं हो सकता। तो हम स्टूडेंट्स को कंपेयर कैसे करते हैं। हम जिस क्राइटेरिया का यूज़ करते हैं
वो कंपैरिजन के पर्पस पे डिपेंड होता है। हम एक स्पोर्ट्स टीम, एक डिबेट टीम, एक म्यूज़िक टीम या एक टीम को चूज़ करने के लिए अलग अलग क्राइटेरिया का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर किसी पर्पस के लिए हम लोग को कोई एक क्राइटेरिया चुनना पड़े चिल्ड्रन के ऑल अराउंड प्रोग्रेस के लिए क्लास में, तो हम लोग वो क्या कर सकते हैं, वो क्या क्राइटेरिया यूज़ कर सकते हैं? Usually, we take one or more important characteristics of person and compare them based on these characteristics. Of course, there can be differences about what are important characteristics that should form the basis of comparison: friendliness and spirit of cooperation, creativity or marks secured. आमतौर पर हम लोग पीपल की एक या एक से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को लेते हैं और इन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर उनकी तुलना करते हैं। बेशक इस बारे में डिफरेंसेस हो सकता है कि कौन सी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कंपैरिजन का आधार बनना चाहिए। फ्रेंडलीनेस या फिर संयोग की भावना या फिर क्रिएटिविटी या फिर मार्क्स कोड। True of development 2. For comparing countries, their income is considered to be one of the most important attributes. Countries with higher income are more developed than others with less income. This is based on the understanding that more income means more of all things that human beings need, whatever people like and should have. They will be able to get with greater income, so greater income itself is considered to be one important goal. डेवलपमेंट की एक ये भी सच्चाई है बहुत बड़ी कि कंट्रीज़ के कंपेयरिंग के लिए उनका इनकम ही बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट माना गया है। जिस कंट्रीज़ के पास ज़्यादा इनकम होगा वो ज़्यादा डेवलप्ड होगा अदर कंट्रीज़ के जिसके पास कम इनकम है। ये बेस्ड है अपने अपने अंडरस्टैंडिंग पर कि जिसके कंट्री में ज़्यादा इनकम होगा वो ज़्यादा चीज़ ले पाएगा ह्यूमन बींग्स के नीड के लिए, जो पीपल लाइक करते हैं और उनके जो वो सोचते हैं उनके पास होना चाहिए, वो उस चीज़ को आसानी से ख़रीद सकते हैं ग्रेटर इनकम से। ज़्यादा इनकम ही अपने आप में एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट गोल है। नाउ व्हाट इज़ द इनकम ऑफ अ कंट्री? Intuitively, the income of the country is the income of all the residents of the country. This gives us the total income of the country. अब देश का इनकम क्या है? तो जो इनकम कंट्री का जो इनकम होता है वो इनकम होता है कंट्री के सारे रेसिडेंट्स की, जो सब मिला के कंट्री का इनकम देता है, टोटल इनकम देता है कंट्री का। However, for comparison between countries, total income is not such an useful measure. Since countries have different populations, comparing total income will not tell us what an average person is likely to earn. Are people in one country better off than others in a different country? Hence, we compare the average income, which is the total income of the country divided by its total population. The average income is also called per capita income. हालांकि कंट्रीज़ के बीच में कंपैरिजन करना ऑन द बेसिस ऑफ टोटल इनकम ये एक बहुत अच्छा यूज़फुल मेजर नहीं है, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज़ की डिफरेंट पॉपुलेशंस होती हैं। कंपेयर करना टोटल इनकम को ये एवरेज पर्सन का वेज अर्न नहीं बता सकता, इनकम नहीं बता सकता। क्या किसी एक देश में लोग किसी दूसरे देश के लोग से बेहतर रह रहे हैं? इसलिए हम लोग कंपेयर करते हैं एवरेज इनकम को, जो कि टोटल इनकम है कंट्री का, टोटल इनकम निकलेगा कंट्री का, डिवाइडेड करेंगे अगर टोटल पॉपुलेशन को। द एवरेज इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2012 brought out by the World Bank, this criterion is used in classifying countries with per capita income of $12,276 per annum and above in 2010 are called rich countries, and those with per capita income of $1,005 or less are called low income countries. India comes in the category of low middle income countries because its per capita income in 2010 was just $1,340.4 per annum. The rich countries, excluding countries of Middle East and certain other small countries, are generally called developed countries.
वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो कि आया था वर्ल्ड बैंक की तरफ से 2012 में, उसमें कुछ इस तरीके के क्राइटेरियन यूज़ किए गए थे कंट्रीज़ को क्लासीफाई करने के लिए। जैसे कि कंट्रीज़ जिसका पर कैपिटा इनकम $12,276 पर एनम से अबव होगा 2010 में, 2010 की बात हो रही है, तो वो सब कंट्रीज़ जिस कंट्रीज़ में आएंगी, रिच कंट्रीज़ में आएंगी। और वो कंट्री जिसका पर कैपिटा इनकम $1005 है या फिर उससे कम है, तो वो कंट्रीज़ आएंगी लो इनकम कंट्रीज़ से, तो वो कंट्रीज़ कहलाएगी लो इनकम कंट्रीज़। हमारा इंडिया आता है लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ के कैटेगरी में, क्योंकि इसका पर कैपिटा इनकम है 2010 में, जो इसका पर कैपिटा इनकम था वो लगभग $1340.4 पर एनम था। जो रिच कंट्रीज़ होती हैं एक्सक्लूडिंग कंट्रीज़ ऑफ मिडिल ईस्ट, एंड जो छोटे कंट्रीज़ है उसको एक्सक्लूड करके जो रिच कंट्रीज़ होती है उनको जनरली डेवलप्ड कंट्रीज़ कहा जाता है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, अगला टॉपिक नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू। लेकिन हाँ, चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। थैंक यू स्टूडेंट्स।